इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने एमसीक्यूज पे एक और वीडियो भी बनाई थी जिसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। नाउ लेट अस डिस्कस these MCQs. Malonic acid is the common name for, अब malonic acid जो है वो किस कंपाउंड का कॉमन नेम है? सो इट इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेन डाइओइक एसिड। प्रोपेन डाइओइक एसिड, आपके पास दो COH ग्रुप जो हैं अगर इस तरह से लगे हुए हों, अब इसमें क्या है कि जो चूंकि 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3, तो ये प्रोपेन हो गया और 2 जो है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपेन डाइओइक एसिड। ये आईयूपैक नेम है और इसका जो कॉमन नेम है वो मेलोनिक एसिड है। Which of the following is not an organic compound? आपको मुख्तलिफ फॉर्मूले दिए हैं और ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इस ऑप्शन में आपके पास ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। थर्ड ऑप्शन पे C2H5CO2H, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और डी पे आपको एक एस्टर दिया हुआ है जिसका ये फॉर्मूला है। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सिर्फ जो H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है किन कंपाउंड्स के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो अल्काइंस होते हैं उनके पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। एसिडिक भी इजीली लॉस्ट, जो हाइड्रोजन आसानी से लूज हो सकता है तो हम उसको एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं, एक है प्रोपाइन, एक प्रोपीन, प्रोपेन और 2 ब्यूटाइन। तो प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपेन ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये इजीली हाइड्रोजन लूज नहीं करते, सिर्फ अल्काइन करते हैं। लेकिन अल्काइन में इन्होंने आपको 2 अल्काइंस दिए हुए हैं, तो फिर आपने ये बात रखनी है, याद रखनी है कि हमेशा जो टर्मिनल अल्काइंस होंगे, टर्मिनल अल्काइन से क्या मुराद है? वो अल्काइंस जिसका ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल एक एंड पे हो, सिर्फ वही उनका जो हाइड्रोजन होता है टर्मिनल वाला वो एसिडिक होता है। तो आप देख लें, दोनों का फॉर्मूला लिख लें, प्रोपाइन का और 2 ब्यूटाइन का। प्रोपाइन का जो फॉर्मूला है दिस इज समथिंग लाइक दिस, सी यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH, और 2 ब्यूटाइन का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है 1 2 ये। अब यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उनके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स हैं उनके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है। और हमेशा जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन होता है वही एसिडिक होता है। तो 2 ब्यूटाइन में तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया विच इज ऑप्शन ए, प्रोपाइन। तो इस तरह से थोड़ी सी टेक्निकल चीजें यूज करके आप एमसीक्यूज का सही आंसर निकाल सकते हैं। Next question says which of the following will react with both aldehydes and ketones? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को फर्क करने के लिए कुछ रिएजेंट्स यूज होते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिएजेंट है जो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, टॉरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट। तो इसमें से जो ऑप्शन बी सी और डी है ये सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। टॉरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है ये एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क करने के लिए यूज होते हैं। ये एल्डिहाइड के साथ ज्यादातर पॉजिटिव टेस्ट देते हैं और कीटोन के साथ नहीं देते। सिर्फ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एक ऐसे रिएजेंट है जो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। हमसे पूछा भी यही है कि कौन सा है जो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स मुख्तलिफ आपको दिए हैं और फिर पूछा है कि इनकी एसिडिटी का ऑर्डर कौन सा सही है। नाउ लेट्स सी। कार्बोक्सिलिक की एसिडिटी
इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी आपकी जो है वो कंसेप्ट आ जाता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर जब शो करेगा तो क्या करेगा कि प्रोटॉन लूज करेगा, क्योंकि जितनी भी एसिड्स होते हैं दे आर एसिड्स बिकॉज दे कैन गिव अ प्रोटॉन। अब जब ये प्रोटॉन दे देगा तो क्या होगा कि ये जो OH के दरमियान बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। और किस तरह से ब्रेक होगा कि ऑक्सीजन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो आपके पास इस तरह से चीज बन जाएगी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर H पॉजिटिव, कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। अब कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो इस कार्बन के साथ लगा हुआ होगा, अगर वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा तो ये वाला कंपाउंड आपका स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा तो प्रोडक्ट वाली जो चीज आपके पास बनी है वो अनस्टेबल हो जाएगी। और हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट के साइड भी जो चीज है अगर वो स्टेबल है तो तभी वो चीज बनेगी। मींस अगर आपके पास ये नेगेटिव आयन जो बन गया है अगर वो स्टेबल है तो कार्बोक्सिलिक क्या करेगा कि जल्दी जल्दी इस प्रोटॉन से जान छुड़ाएगा और वो आयन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आयन ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर रिएक्शन की इस साइड पे वाली चीज स्टेबल नहीं होगी तो रिएक्शन साइड वाली जो चीज है वो कोशिश करेगी कि उस प्रोटॉन को लूज ना करें, क्योंकि प्रोटॉन को लूज करने के बाद वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अब अगर ये जो एक्स जो ग्रुप यहाँ पर मैंने जो लगा दिया है, अगर आपने इसको देखना है कि वो क्या है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उससे क्या होगा कि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मजीद उसको दे रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब उसके पास चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा हो, कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो तब क्या होगा कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा था वो थोड़ा सा दूसरे ग्रुप की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा फैल रहा है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आप इन स्ट्रक्चर्स में आपने देखना है कि क्या चक्कर है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को देख के लोग एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ इसमें कैसे पता चलेगा। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ एक ऑप्शन को देखें। लेट सपोज मैं ए को देखती हूँ। पहले तो आप जो जो कंपाउंड्स आपको दिए हैं उनमें देख लें कि उनमें फर्क क्या है। तो जैसे अब इसमें देखें, हम इन तीनों कंपाउंड्स का मौजना कर लेते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो मेन फर्क है वो क्लोरीन का है। फर्स्ट वाले में आपके पास 3 क्लोरीन है, जबकि दूसरे वाले में 2 क्लोरीन है, और तीसरे वाले में जो है वो 1 क्लोरीन है। तो फिर आपसे पूछा है कि इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा। तो आप इनमें से एक स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख लें, H इसके साथ कार्बन जिस पर एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन। अब इस कंपाउंड में जब इसकी आयनाइजेशन होगी तो क्या होगा कि जब नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ के चला जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 3 क्लोरीन हैं जो यहाँ से ये चार्ज अपनी तरफ खींचेंगे, ये जो है वो अपनी तरफ खींचेंगे, ये अपनी तरफ, और इस डायरेक्शन में सारा ये चार्ज मूव होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पूरे स्ट्रक्चर पे डी लोकलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इसको अगर हम कंपेयर करें सेकंड वाले स्ट्रक्चर के साथ, तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, उसमें एक क्लोरीन कम है, सिर्फ कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सारा सेम है इस तरह से। अब इसमें भी यही केस होगा, जब हाइड्रोजन जाएगा इलेक्ट्रॉन अपने ये छोड़ के जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर पर डीलोकलाइज हो जाएंगे,
ये क्लोरीन उनको अपनी तरफ खींचेगा और वो इन रिटर्न फिर उससे एंड सो ऑन। अब पर क्या है कि इसमें 2 जो है वो क्लोरीन है जबकि इसमें 3 थे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है कि आपके पास मजीद जो है कम हो गए हैं क्लोरीन, आपके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और 1 क्लोरीन है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपके पास क्लोरीन कम होते जाएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है वो एबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला है जिसमें 3 क्लोरीन है, इसका जब आयन बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड का दूसरे नंबर पर और थर्ड का तीसरे नंबर पर। तो जब आयन ये ज़्यादा, जब इसका जो नेगेटिव आयन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसका क्या मतलब है कि जब 3 क्लोरीन लगे हुए होंगे तो ये स्ट्रक्चर आसानी से हाइड्रोजन को लूज कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को लूज करने के बाद जो आयन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल है। जबकि जहाँ पर 1 क्लोरीन बना हुआ है, लगा हुआ है, वहाँ पर ये ऑक्सीजन कोशिश करेगा कि इस हाइड्रोजन को ना जाने दे, क्योंकि हाइड्रोजन जब चला जाएगा तो उसके बाद उसका जो नेगेटिव आयन बनेगा वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो चूंकि ये हाइड्रोजन को इजीली जाने नहीं दे रहा तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा, जबकि जिसपे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हाइड्रोजन के जाने से। हाइड्रोजन के जाने के बाद वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो वो जल्दी से हाइड्रोजन से जान छुड़ा लेगा, तो मीन्स वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि इट विल लूज हाइड्रोजन इजीली। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है। फिर हमें बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो किस तरह से दिए हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि जो 3 क्लोरीन वाला होगा दैट विल बी ग्रेटर स्टेबल देन मॉलिक्यूल जिसमें 2 क्लोरीन है, व्हिच इज इन टर्न मोर स्टेबल देन मॉलिक्यूल जिसमें 1 क्लोरीन है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। The next question says the secondary structure of protein is stabilized by, प्रोटीन्स के आपके पास 3 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी भी होता है। तो इसके बारे में पूछा है कि उसको स्टेबलाइज्ड कौन करता है, तो इन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज हाइड्रोजन बॉन्ड्स करते हैं। The die which have 2 or more n double bond n groups are called, n डबल बॉन्ड n इस तरह का ग्रुप जब मौजूद होता है कंपाउंड्स को तो उनको एजोडाइज बोलते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर इन्वॉल्व्ड इन, आपको मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज दी गई हैं कि इनमें कौन से में इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज होती हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक्स हैं हर एक में मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस यूज होती हैं। NMR जो टेक्निक है उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज होती हैं। A chiral carbon atom is a carbon which has dash different groups attached with it. Chiral carbon किस कार्बन को कहते हैं, वो कार्बन जिसपे 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स लगे हुए हों उसको chiral कार्बन कहते हैं। So the answer will be D. The next question says esterification is the reaction of dash with an alcohol. ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एस्टेरिफिकेशन, अब एस्टेरिफिकेशन क्या है, एस्टर्स के बनने का प्रोसेस है। और एस्टर्स कैसे बनते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करें। ये इस तरह का रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH ये रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ ROH। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली आपके पास ये OH और H ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो निकल जाते हैं और पीछे आपके पास RCOOR एस्टर्स बन जाते हैं। तो esterification is the reaction of dash with an alcohol, reaction of carboxylic acid with alcohol. Which of the following compound have no attraction at all with water? अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके पानी के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। अब इस तरह के सवाल में आपने हमेशा जहन में पोलर नॉन पोलर लेके आना है, या किन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, आपने फॉर्मूले को देखना है।
तो जहाँ पर आपके पास अगर हाइड्रोजन मौजूद है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है, तो फिर चांसेस हैं कि वो कंपाउंड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लें। लेकिन अगर वो नहीं है तो वो फिर नहीं होगा। अब इसमें आप देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है। ए पे बेंजीन है, बी पे मिथाइल अल्कोहल, सी पे इथाइल अल्कोहल और डी पे एसिटिक एसिड। तो बी, सी और डी तीनों में आपके पास OH मौजूद है। तो क्या होगा कि ये जो OH ग्रुप है ये वाटर के OH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, उसके साथ अट्रैक्शन हो जाएगी। ये जो अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इनकी अट्रैक्शन होगी। लेकिन बेंजीन C6H6 इसमें देखें आपके पास OH ग्रुप या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम होती है। अब क्या होगा कि चूंकि बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है और बाकी ये तीनों कंपाउंड्स जो हैं वो पोलर हैं। आपको सॉल्युबिलिटी का रूल भी पता होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो सेम किस्म के होते हैं मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करते हैं, तो पोलर जो है वो पोलर को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन पोलर नॉन पोलर को नहीं करते हैं। तो चूंकि बेंजीन यहाँ पर नॉन पोलर है तो बेंजीन और वाटर के दरमियान अट्रैक्शन नहीं होगी। Which region of the electromagnetic spectrum is used in NMR spectroscopy? NMR spectroscopy में कौन सा रीजन यूज होता है? ऑलरेडी हमने एक और एमसीक्यूज भी स्पेस पर कर लिया है, दैट आर रेडियो वेव्स। एनएमआर में रेडियो वेव्स यूज होते हैं। फुल नेम ऑफ बकी बॉल्स इज, बकी बॉल्स जो हैं ये कार्बन का एक और एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं और इनका जो फुल नेम है दैट इज Buckminster fullerene. Which of the following alcohols will be most easily dehydrated to give an alkene? आपको मुख्तलिफ जो है वो अल्कोहल्स दिए गए हैं और कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा। अब इस तरह का एमसीक्यूज या इस तरह का सवाल सॉल्व करने का भी यही तरीका है कि आपको जितने फॉर्मूले दिए गए हैं, जितने कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं, आप उनका फॉर्मूला लिख लें। अब फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें 3 प्रोपेनॉल है। 3 प्रोपेनॉल में आपके पास ठीक है। अब ये भी ऑप्शन थोड़ा सा टेक्निकली गलत है क्योंकि जब भी आप अगर आप इसको इधर से नंबर करते हैं तो ये तो 1 2 3 प्रोपेनॉल हो जाएगा, लेकिन आईयूपीएसी रूल के मुताबिक ये गलत है। हम इसको नंबरिंग वहीं से करते हैं जहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ हो, यहाँ से ये नंबरिंग होगी। तो एक्चुअली इट इज़ 1 प्रोपेनॉल। तो कुछ इस तरह के टर्म्स भी आपको दिए जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन में आपने ऐसे बातों का ध्यान रखना है। अब सी में जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन दैट इज 1 प्रोपेनॉल, तो 1 प्रोपेनॉल और 3 प्रोपेनॉल जो है ये सेम चीजें होंगी। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अब अगर आपके पास एग्जाम्स में टाइम नहीं होता तो ज़रूरी है कि आप सारे हाइड्रोजन और सब उसको बैलेंस करें। जस्ट एक रफ स्केच बना के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जैसे हमें 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल दिया हुआ है, 2 पे OH और 2 पे यहाँ पर मिथाइल और ऑप्शन डी पे जो है वो सिर्फ 2 प्रोपेनॉल है ये, और 2 पोजीशन पे OH लगा हुआ है। तो इसमें पूछा ये गया है कि सबसे ज़्यादा आसानी से कौन सा जो है वो डिहाइड्रेट होगा। डी अल्कीन्स की जब डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है मींस उसमें से वाटर निकलता है, वाटर निकलने के बाद जो है सॉरी अल्कोहल्स जो हैं वो जब डिहाइड्रेट होते हैं तो डिहाइड्रेट होके वो अल्कीन्स बनाते हैं। तो डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है उसका तरीक़ाकार क्या है, मैकेनिज्म क्या है कि पहले आपके पास ये जो वाटर है ये OH जो ग्रुप है ये OH2 में कन्वर्ट हो जाता है। OH2 में कन्वर्ट होके ये वाला ग्रुप जो है निकल जाता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। तो पीछे आपके पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बनती है
तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज में जब आपके पास, आपने ये देखना होगा कि आपके पास किस किस्म का आयन बनेगा इन स्ट्रक्चर में से। फिर आपको ये ऑलरेडी बात मालूम है कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल होने की वजह से जो कंपाउंड आपको टर्शियरी कार्बोकैटायन देगा वो ज़्यादा इजीली रिएक्ट करेगा, और जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएगा उसका रेट उससे कम होगा, और जो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा उसका रेट उससे भी कम होगा। तो वन जो ऑप्शन ए और सी है 3 प्रोपेनॉल और 1 प्रोपेनॉल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बेसिकली बता दिया कि ये सेम फार्मूला है, या सेम ही कंपाउंड है, सिर्फ उसको आईयूपीएक नेमिंग आगे पीछे की हुई है। तो इन कंपाउंड्स में क्या होगा कि ये जब OH2 बन के निकल जाएगा तो आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा दोनों स्ट्रक्चर्स में, जबकि इस स्ट्रक्चर में यहाँ से जब OH निकल जाएगा तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि टर्शियरी कार्बोकैटायन होगा, और डी ऑप्शन में जब ये वाला OH ग्रुप निकल जाएगा तो आपके पास पीछे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो चूंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है तो वो आसानी से बनेगा, इसीलिए ये जो कंपाउंड बी पे जो दिया हुआ है वो ज्यादा इजीली डिहाइड्रेट होके अल्कोहल्स देंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। बेंजोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, बेंजोइक एसिड किस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से बनता है? तो इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आपके पास आपको ना याद हो कि क्या है तो थोड़ा सा आप फॉर्मूले वगैरह लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? COOH, बेंजीन है और उस पर एक कार्बन लगा हुआ है। तो अब वो किस स्ट्रक्चर से बनेगा? एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है पैराजाइलिन और एक जो है वो मेटाजाइलिन। अब इन दोनों स्ट्रक्चर से तो ये नहीं बन सकता, क्यों नहीं? क्योंकि पैराजाइलिन जो है और मेटाजाइलिन इस पे 2 CH3 लगे होते हैं। पैराजाइलिन में 2 CH3 1 और 4 पोजीशन पे लगे होते हैं। तो हमें तो 2 कार्बन नहीं चाहिए अपने स्ट्रक्चर पे, हमें जो फॉर्मूला चाहिए दिस वन, उसमें हमारे पास एक ही OH है। तो ये पैराजाइलिन या मेटाजाइलिन में से नहीं बनेगा। फिर थर्ड ऑप्शन बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन में तो आपके पास सिर्फ इतना स्ट्रक्चर होगा, ऊपर ये COH होगा ही नहीं, तो बेंजीन से भी बनने के इसके चांसेस कम है। तो कहाँ से ये बनेगा? ये बनेगा टॉलिन से। अब टॉलिन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आपके पास बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर CH3। अब इस CH3 ग्रुप की जब ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो थोड़ा सा फॉर्मूले लिख के आप टेक्निकली इस तरह के न्यूमेरिक MCQs को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। Next question says, which of the following alkyl halide cannot be formed by direct reaction of alkanes with halogen? कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो अल्काइल हाइलाइड है वो डायरेक्टली नहीं बन सकता अल्केन्स और हैलोजेंस के रिएक्शन से। तो असल में जब आपके पास अल्केन्स इस तरह से होंगे और वो हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? हैलोजेंस आपके पास ये इस तरह से हैं, तो इनके आपस का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके आपस का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हमारे पास X जो है वो R के साथ लग जाएगा और ये जो H है ये X के साथ लग जाएगा। तो जो चीज़ बनेगी वो इस तरह से होगी RX और साथ में क्या बनेगा? HX। अब अगर यहाँ पर हमने अल्काइल फ्लोराइड बनाने हैं तो उसको हम अल्केन को फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे लाइक दिस X + F2। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो अल्काइल फ्लोराइड्स होंगे और साथ में HF। इसी तरह अगर अल्काइल क्लोराइड्स बनाने हैं और HF, इसी तरह से अगर अल्काइल क्लोराइड्स बनाने हैं तो उसमें क्लोरीन डालेंगे तो HCl बनेगा, अल्काइल ब्रोमाइड बनाने हैं तो उसमें ब्रोमीन डालेंगे तो HBr बनेगा। लेकिन जब हम अल्काइल आयोडाइड्स बनाते हैं इस प्रोसेस से आयोडीन डाल के, तो हमारे पास क्या होगा? एक तो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बन जाएंगे Ri, और साथ में
HI बन जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है कि इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्ट करता है। ये अल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस करके वापस अल्केन बना देता है, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस वजह से अल्काइल आयोडाइड्स को इस तरीके से नहीं बनाया जाता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, RI। When phenol when phenol reacts with CH3COL, the product form is, आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर फिनोल है इस तरह से और वो रिएक्ट कर रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ, तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट इज एथेनॉल, इथेनॉल, ईथर और एस्टर। आपको स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं दिया हुआ कि क्या बनेगा, सिर्फ आपको मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स शो किए हुए हैं कि क्या जो है वो बन सकता है। तो एथेनॉल तो नहीं बनेगा, क्योंकि किधर से एथेनॉल जो है वो एल्डिहाइड है, उसके बनने के भी चांसेस नहीं है। ईथर की बात की है तो ईथर भी नहीं बनेगा। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज एस्टर। आप यहाँ से भी इस तरह करके देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी वो क्या करेगी, इस कार्बन पर अटैक करेगी। वजह क्या होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस कार्बन के साथ एक साइड पे क्लोरीन लगा हुआ है, एक साइड पे ऑक्सीजन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जब ये इधर अटैक करेगा तो क्या होगा कि ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से होगा, O ये ऑक्सीजन वाला और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O CH3 और इस O के साथ यहाँ पर H लगा हुआ है। अब इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर क्या हो जाता है कि जो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जो निकल गया था, फिर क्या होगा कि ये क्लोरीन जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है ये आके इस प्रोटॉन को निकाल लेगा। तो ये जो ग्रुप और ये बॉन्ड इधर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बना है C डबल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड O, दिस इज एन एस्टर ग्रुप। तो हम कहेंगे कि फिनॉल जब रिएक्ट करेगा CH3COL से तो एस्टर बनेगा। अब ये जो क्वेश्चन है वैसे भी बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है अगर आप ये रिएक्शन आपको ना भी पता हो तब भी। कैसे, क्योंकि इसमें जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बिल्कुल इररिलेवेंट हैं। एथेनॉल दिया हुआ है विच इज एन अल्कोहल, तो ये नहीं बनेगा। एथेनॉल एक एल्डिहाइड है और फिर ये कि जो कंपाउंड इसमें से बनेगा इसका एथेनॉल नाम नहीं होगा, क्योंकि हमने तो फिनॉल लिया है तो ज़ाहिर है इस फिनॉल में ये फिनाइल से रिलेटेड कुछ कंपाउंड बनना चाहिए, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि ये चीज़ नहीं बनेगी। The next question says which of the following can undergo aldol condensation. The next question says which of the following undergo aldol condensation. अब यहाँ पर भी आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है उन कंपाउंड्स में होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप भी हो। तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के आपने क्या करने हैं कि आपने पहले इसके फॉर्मूले जो है वो लिख लेने हैं। ए जो है दैट इज बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला है, बेंजीन है और उसके ऊपर CHO लगा हुआ है। सेकेंड जो है वो ट्राइमीथाइल एसिड एल्डिहाइड, ट्राइमीथाइल एसिड एल्डिहाइड। तो जो एसिड एल्डिहाइड है इसका फॉर्मूला ये है, एल्डिहाइड है तो ये और ये जो कार्बन है इसके 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राई मिथाइल।
द नेक्स्ट ऑप्शन सी इज फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड का फॉर्मूला जो सबसे छोटा एल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और डी जो है दैट इज एसिड एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब आपने क्या करना है कि बेसिक आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि वो कंपाउंड्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा सिर्फ वही एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा खोल के लिख लूं, ये दिस इज ऑल्सो एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप का, और इसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन है ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अब ये जो कार्बन है इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था जिसको हटा के ये वाला ग्रुप लग गया है, और मजीद कोई भी जो कार्बन होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक इसने इधर बनाया हुआ है, एक इधर बनाया हुआ है, और एक इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है जो रिंग से हमने शो किया है। तो इस स्ट्रक्चर में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। स्ट्रक्चर बी को देख लें, ये भी देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन हो गया। अब अल्फा कार्बन पे डायरेक्टली कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन पे आगे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली इस अल्फा कार्बन पे नहीं मौजूद, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड में इसमें देखिए कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन तो है नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो यहाँ पर भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। इसमें देखें ये जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये नेक्स्ट आगे इस कार्बन के साथ लगा हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा सही तरीके से ड्रॉ कर लें इस तरह से कार्बन, और इस पे आगे जो है CH3 जो है वो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो चूंकि इस स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें एसिटाल्डिहाइड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुपेक नेम ऑफ वेलेरिक एसिड इज। वेलेरिक एसिड का आयुपेक नेम क्या है, तो वेलेरिक एसिड जो है ये पेंटानोइक एसिड को कहा जाता है।